गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं राहुल सर। और पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 2 का पेज नंबर 5 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग 10th क्लास के इतिहास के चैप्टर 2 का पेज नंबर 6 से देखेंगे। इसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है कि मार्क्सवाद के आदर्श को लिखें। क्या लिखा है? मार्क्सवाद के। यही थे हमारे कार्ल मार्क्स साहब, ठीक है। और इनके आदर्शों को लिखना है कि इन्होंने क्या क्या किया। तो कार्ल मार्क्स ने क्या क्या किया, उनके आदर्शों के बारे में आज उनको लिखना है। तो यहाँ पे लिख रहा है कि मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य एक वर्गविहीन समाज की स्थापना करना तथा समाज में फैले हुए बुराइयों को हटाना। हम सभी के समाज में हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके साथ किसी प्रकार के भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। मार्क्सवाद मतलब कार्ल मार्क्स। यानी जब से कार्ल मार्क्स ने नए नए चीजों को समाज के लिए अप्लाई किए, नए नए चीजों को लाए, नए नए चीजों के बारे में विचार रखे, उसी समय से कार्ल मार्क्स के विचारों को ही मार्क्सवाद कहा गया है। तो कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे कि समाज का मुख्य उद्देश्य एक वर्गविहीन समाज की स्थापना करना। वर्गविहीन मतलब हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति छोटे बड़े ऊंचे नीच नहीं होना चाहिए। सब किसी को समान चलना है, सब किसी को समान रहना है और सब किसी को समान रहने के लिए भी बाध्य किया जाए। तो वर्गविहीन वो नहीं चाहते थे कि अलग अलग वर्ग के लोग अलग अलग जगह पर बट के रहे। मानवता ही एक जाति का उन्होंने क्या दिया, स्लोगन दिया, नारा दिया कि हम लोग मानव है, हम लोग इंसान है और इंसान ही एक जाति होना चाहिए। दूसरा कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई छोटे बड़े कास्ट नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में कार्ल मार्क्स हम लोगों को बताए और फैली हुई बुराई को हटाना चाहते थे। ठीक, हटाना भी हम सभी के समाज में हर संप्रदाय के लोग रहते हैं। वो चाहते थे कि समाज में जितने प्रकार के बुराई है सभी बुराइयों को भी हटाया जा सके। हर संप्रदाय के लोग रहते हैं समाज में, क्या रहते हैं, हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, उनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। वो ये चाहते थे कि हमारे समाज में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, आज सभी लोग मिलजुल कर रहे, कोई किसी से भेदभाव ना करे। कार्ल मार्क्स के जीवन को लिखे, ठीक है। वीवीआई भी ये कार्ल मार्क्स के जीवन को बारे में लिखना है और ये भी वीवीआई है, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, इस नोट्स के जितने भी सारी चीजें सब वीवीआई है। अगर आप लोग मन लगा के पढ़िएगा तो आप लोग को अच्छा मार्क्स आएगा। कार्ल मार्क्स के जीवनी के लिखेंगे। कार्ल मार्क्स के जीवनी कैसे कैसे थे तो हम ऑलरेडी देख ही लिए कुछ कुछ चीजों के बारे में। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ है। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 में 1818 ईस्वी को जर्मन के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ। कहा हुआ था? एक यहूदी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम हेनरिक मार्क्स था। इनके पिता का नाम क्या था? हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से वकील थे। इन्होंने 1824 में आगे चलकर ईसाई धर्म को अपनाया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? बोन एवं बर्लिन विश्वविद्यालय में 1836 ईस्वी को। कब हुआ था? 1836 ईस्वी में हुआ। 1836 में यह बचपन में, यह क्या जी, यह बचपन से ही मेधावी छात्र थे, बहुत पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। कार्ल मार्क्स बचपन से ही पढ़ने लिखने में भी बहुत तेज थे। इन्होंने, इसीलिए मेधावी छात्र कहते हैं, इन्होंने अर्थशास्त्र का गहन अध्ययन किया। क्या चीज का पढ़ाई किया? अर्थशास्त्र का पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया। 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जेनी के साथ इनका क्या हो गया? विवाह हो गया, ठीक है। उनका एक बचपन का एक दोस्त थी जिनका नाम था जेनी, उन्हीं के साथ उनका क्या हो गया? विवाह हो गया। और 1844 ईस्वी में, कब? 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगल्स से मुलाकात हुई। कहाँ पर? फ्रांस के पेरिस नामक जगह पर, जो अभी वर्तमान में फ्रांस का राजधानी है, वहीं पर फ्रेडरिक एंगल्स से उनकी मुलाकात हुई और इनके विचार से वो क्या हुए? प्रभावित हुए। कार्ल मार्क्स जब फ्रेडरिक एंगल्स के विचार के बारे में जाने तो कार्ल मार्क्स इनसे बहुत ज्यादा क्या हुए? प्रभावित हुए और गरीबों की समस्या पर विचार किए। गरीबों की समस्या पर क्या किए? विचार किए। कार्ल मार्क्स, ठीक है। कार्ल मार्क्स ने नारा लगाया कि दुनिया के मजदूरों को एक हो जाओ। कार्ल मार्क्स ने क्या नारा दिया? चलिए, कार्ल मार्क्स ने नारा लगाया कि दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, साथ ही पूंजीवादी का घोर विरोध किया। उन्होंने क्या किया? पूरे दुनिया के जितने भी सारे मजदूर थे उन मजदूरों को एक हो जाने के लिए बोले एवं पूंजीवाद का क्या किया? उन्होंने घोर विरोध किया।
कि अच्छा पूंजीवाद मतलब क्या? पूंजीवाद मतलब जिनके पास अधिक पैसे रहते थे ना समाज में, वही लोग सबसे ऊंचे मान लेते थे और वो लोग क्या करते थे, गरीबों पर वो लोग जुल्म ढाते थे। कौन? जो समाज में पूंजीवाद। अभी भी ऐसा ही होता है, अभी भी लगभग लगभग ऐसा ही है, जिनके पास जिनकी लाठी उनकी भैंस। ठीक है, तो अभी भी उसी कहावत को थोड़ा उल्टा कर लीजिए, जिनकी पूंजी उनके लिए ही समाज, जिनके पास पैसा उनके लिए ही समाज। गरीबों का अभी भी कोई वैल्यू नहीं है समाज में। गरीबी के लिए अभी भी, गरीबों के लिए ऐसे ऐसे गरीब इंसान अभी भी पृथ्वी पर है, ऐसे ऐसे गरीब इंसान अभी भी इस पृथ्वी पर है जिनको अभी भी एक वक्त का रोटी नहीं मिलता है, एक वक्त का भोजन नहीं मिलता है। अभी तो 3-4 दिन पहले की ही बात है, एक औरत मेरे पास आई हुई थी और वो औरत इतनी गरीबी से मतलब गुजर रही है, हमको खुद दुख लग गया उनको देखकर। पता है क्या हुआ? मतलब उनकी मन की इच्छा बहुत ज्यादा है कि हम अपने बच्चे को पढ़ाएं, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो फी भर सके। हम बोले कोई बात नहीं, आप अपने बच्चे को भेजिए मेरे पास, हम देखेंगे। ठीक है, उनके बच्चों को हम पढ़ा भी रहे हैं और साथ में उनके बच्चे के लिए मेरे घर पर, देखिए नया तो हम नहीं दे पाए हैं, लेकिन मेरे घर में कुछ ऐसे कपड़े वगैरह थे, ठीक है, मेरे ही कपड़े थे, मैंने उनको क्या कर दिया, उनको डोनेट कर दिया कि आप ले जाइए, और भी कोई चीज का जरूरत होगा तो आप हमसे बोलिएगा। तो हमारा समाज ऐसा है, जिनके पास पैसा है, खूब पैसा है, जिनके पास नहीं है खाने के लाले पड़े हुए हैं। ठीक है, शहर में अभी कुछ दिन पहले एक अष्टजाम का प्रोग्राम चल रहा था। उस अष्टजाम के प्रोग्राम में सुबह शाम रात 3 टाइम खिलाया जा रहा था। वो औरत हमसे बोली कि जानता नहीं सर, हम इतना भुकाइल बानी, हमरा खाना के इतना दिक्कत बा कि अष्टजाम में 3 दिन से हम सवेरे, दोपहर में और रात के हम उतैये खाना खाता नहीं। बताइए, इस तरह का दुर्दशा है हमारे भारत में अभी भी। हमारे भारत में इस तरह का दुर्दशा अभी भी है। क्या कीजिएगा, कोई किसी समय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन फिर भी समाज सुधारक वैसे हिसाब से नहीं मिल पा रहे हैं, या समाज में उस हिसाब से हर चीज नहीं मिल पा रहा है कि जिससे कि गरीबों की भला हो सके। ठीक है, मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके अगल बगल में ऐसे कोई गरीब यदि दिख जाए तो उन लोगों को भला करना ही हमारे इंसानी जीवन का सबसे परम धर्म कर्तव्य है। देखिए इसके बाद क्या लिखा है, कह रहा है कि जो कि पूंजीवाद हमको लगता है एवं होगा यहाँ पर, जो कि पूंजीवाद एवं गरीबों को जमकर क्या किए, शोषण कर रहे थे। इनकी एक यहाँ पर क्या लिखा था, छूट गया है, हम भी मिस कर रहे हैं, कभी इसके बारे में बता देंगे। इनकी रचना किनकी? कार्ल मार्क्स की एक रचना जिनका नाम है दास कैपिटल। क्या नाम है इनका रचना? एक दास कैपिटल, जो 1867 में, कब? जो 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे समाजवादियों का बाइबिल भी कहा जाता है। इसे क्या कहता है? समाजवादियों का बाइबिल कहता है। यानी कहने का मतलब है कि कार्ल मार्क्स अपने जीवन में कुछ ऐसे बुक का भी उन्होंने रचना किया, कुछ ऐसे किताबों की रचना किया जो समाज से जुड़ा हुआ किताब हो, और समाज के परोपकारी के बारे में कि समाज को कैसे बदलना है, समाज को लेके कैसे चलना है, उन सारी चीजों के बारे में दास कैपिटल में लिखा हुआ है। ये कब प्रकाशित हुआ था? 1867 ईस्वी में प्रकाशित, जिसे 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसे समाजवादियों का क्या कहा गया? बाइबिल कहा गया। बाइबिल मतलब, बाइबिल ईसाई धर्म का सबसे क्या है, सबसे ग्रंथ है। ग्रंथ मतलब कि सबसे पवित्र बुक है। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र बुक, सबसे पवित्र किताब, सबसे पवित्र ग्रंथ बाइबिल को ही माना जाता है। तो कार्ल मार्क्स का जो दास कैपिटल है, जो इसमें समाजवाद के बारे में लिखा गया, ठीक है, उनके किताब को भी क्या उपाधि दिया गया? बाइबिल का ही उपाधि दिया गया। दुख की बात यह है कि कार्ल मार्क्स का मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गया। कितना उम्र में हो गया? 65 साल की उम्र में। कब हुआ था? 1883 में। कहां पर हुआ था? लंदन में हुआ था। देखिए अब पूंजीवाद क्या है और पूंजीवाद से क्या लाभ है, क्या नुकसान है। पूंजीवाद से लाभ क्या है? पूंजीवाद से गरीबों को ज्यादा नुकसान है और कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है? पूंजीवाद क्या है? यह एक प्रकार की राजनीतिक, एक प्रकार क्या है? यह एक प्रकार की राजनीतिक एवं आर्थिक संस्था होती है जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में, क्या लिखा है? जो निजी लाभ और निजी संपत्ति के बारे में सोचता है, पूंजीवाद कहलाता है। इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार नहीं होता, बल्कि कोई निजी संस्था का अधिकार होता है। पूंजीवाद हमारे समाज के लिए सबसे डेंजर चीज है। पूंजीवाद हमारे समाज के लिए सबसे डेंजर है। कैसे?
जिनके पास पैसा है वो उद्योग कल कारखाने इत्यादि सारी चीजों का तो वो लोग बढ़ोतरी कर लेंगे, लेकिन उस कल कारखानों में उद्योग संस्था में रहने वाले जो मजदूर होंगे उनको समय से अधिक उनको काम कराया जाएगा और काम से कम उन लोगों को पैसा दिया जाएगा, उन लोगों को रुपया पैसा काम से कम दिया जाएगा, जिस कारण गरीब लोग और क्या होते जा रहे हैं, गरीब होते जा रहे हैं और गरीब हो भी रहे हैं। और ये क्या होता है, एक निजी संस्था का अधिकार होता है पूंजीवाद में, और वो लोग खुद के कंपनी वगैरह होता है, उसी से वो लोग क्या करता है, कमाते भी है, गतिविधियों का विरोध करता है। यह सार्वजनिक एवं आर्थिक गतिविधियों का क्या करता है, विरोध करता है। कौन, पूंजीवाद। इसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा, आर्थिक व्यापार, ठीक है, इसमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा एवं आर्थिक व्यापार किया जाता है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन और इत्यादि में। तो कहाँ पर, अमेरिका में और ब्रिटेन में। ऐसा माना जाता है कि अमेरिका में और ब्रिटेन में बहुत अधिक पूंजीवादी लोग रहते हैं, ये रिचेस्ट कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पर बहुत अधिक क्या पाए जाते हैं, पूंजीवादी लोग बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। अब आते देखते हैं उपनिवेशवाद क्या है। चलिए, कह रहे हैं कि उपनिवेशवाद क्या है। अच्छा, उपनिवेशवाद मतलब कोई दूसरे देश का लोग जाके किसी और दूसरे देश में जाकर जब वहां पर राज करने लगे, वहां के लोगों को गुलाम बना ले, वहां के व्यापार को अपने अंडर में कर ले, वहां के प्रशासन को अपने अंडर में कर ले, वहां की सारी व्यवस्थाएं को, कानून को अपने अंडर में कर ले, और बाहर से आए हुए लोग जब अपना शासन चलाने लगे तो जिस देश में आकर बाहर के लोग बैठेंगे, ठीक है, उन लोगों को क्या कहा जाएगा, उपनिवेशवाद के नाम से जाना जाएगा। और जिस देश को लोग गुलाम बना लिए, अपने अंडर में कर लिए, उस देश में वो लोग क्या हो गए, उपनिवेशवाद हो गए, उपनिवेश हो गए। मतलब इसका एक साधारण सा मतलब समझिए, जैसे आज से ठीक 100, 200, 500 साल पहले हमारे भारत में यूरोपियन कॉन्टिनेंट से कुछ देश, पुर्तगाल, ये इंग्लैंड, ठीक है, डच, डेनिश, डेनमार्क, जर्मन, ये सारे देश हमारे भारत में आए थे व्यापार करने के लिए। ये लोग जब व्यापार करने के लिए आए तो व्यापार के उद्देश्य के बाद ये लोगों ने क्या किया कि व्यापार के साथ साथ यहाँ के लोगों को गुलाम भी बनाने लगे, यहाँ के प्रशासन को भी वो लोग गुलाम बना दिए, यहाँ के विचार को भी गुलाम बना दिए, यहाँ के शिक्षा दीक्षा को गुलाम बना दिए, और अपने अनुसार ये लोग क्या करने लगे, अपने अनुसार, अपने विचार के अनुसार ये लोग काम करने लगे, ठीक है, और भारत को अपने अंडर में कर लिए। तो क्या कहलाया, एक प्रकार का उपनिवेश कहलाया। देखिए यहाँ पर उपनिवेश क्या है, जब कोई शक्तिशाली यहाँ पर क्या था, उन्नत होगा, उन्नत, चलिए, लिखा है कि जब कोई शक्तिशाली एवं उन्नत देश किसी कमजोर देश के ऊपर अपना शासन नियंत्रण स्थापित कर लेता है, उसे उपनिवेश कहा जाता है। ऐसा कोई भी देश जो क्या हो, बहुत ज्यादा उन्नत हो, बहुत ज्यादा क्या हो, उन्नत हो, और क्या हो, एक शक्तिशाली हो, बहुत ज्यादा उन्नत हो और शक्तिशाली हो, तो वो क्या करते हैं, अपने देश से निकलकर किसी दूसरे कमजोर देश में जाएंगे, और कमजोर देश में जाकर उस पे अपना शासन चलाएंगे और उस देश पर अपना नियंत्रित स्थापित कर लेंगे। उसे क्या कहते हैं हम लोग, उपनिवेशवाद कहा जाता है। और उपनिवेश स्थापित करने की प्रक्रिया को औपनिवेशवाद कहा जाता है। इसमें तानाशाही शासन होता है जो संस्कृति, आर्थिक, राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र पर जमकर शोषण करते हैं और अधिक से अधिक लाभ भी कमाते हैं। देखिए यहाँ पर अधिक गलत लिखा हुआ है, अधिक ऐसे होगा, ठीक है, टाइपिंग करने में थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर। तो अधिक से अधिक क्या होता है, अधिक से अधिक लाभ भी वो लोग क्या करते हैं, कमाते हैं। तो जब धनी देश के लोग, उन्नत देश के लोग जब किसी कमजोर देश में जाए और वहां के शासन व्यवस्था को, वहां संस्कृति को, वहां आर्थिक व्यवस्था को, वहां के राजनीतिक क्षेत्र को जब वो लोग हाथ लगाना स्टार्ट करें और वहां के लोगों को गुलाम बनाना शुरू करें, तो उसे उपनिवेश कहा जाता है। और जब इन सारी प्रक्रिया को जब शुरू किया जाता है, जब इन सारी प्रक्रिया को, जैसे वहां का संस्कृति को छीनना, अर्थव्यवस्था को छीन लेना, राजनीति को अपने अंडर में कर लेना, प्रशासन को अपने अंडर में कर लेना,
उसे हम लोग क्या कहते हैं, औपनिवेशवाद कहा जाता है। इसे तानाशाही शासन होता है। इसमें क्या होता है, तानाशाही शासन, जो संस्कृति आर्थिक राजनीतिक क्षेत्रों पर जमकर शोषण करता है और अधिक से अधिक क्या कमाना जाता है, लाभ कमाना जाता है। ठीक, हमारे भारत के साथ भी तो ऐसा ही हुआ ना। अंग्रेज लोग जब हमारे भारत में आए तो यहाँ की संस्कृति, यहाँ की आर्थिक व्यवस्था, यहाँ पर राजनीतिक, यहाँ के राजा को मारने लगे, पीटने लगे। वो लोग आधुनिक हथियार लेकर आए हुए थे। उन लोगों का बुद्धि भी बहुत अच्छे क्वालिटी का बुद्धि था। ठीक है, जिस कारण अपने बुद्धि के बल पर, अपने हथियार के बल पर हमारे भारत को अपने कब्जे में कर लिए और यहाँ से लगभग बहुत साल तक, 200-300 साल तक यहाँ से सारे चीजों को लूट लूट कर ले गए और अपने देश को लोग क्या बना दिए, धनी बना दिए। एक प्रकार क्या कहलाया, उपनिवेश कहलाया, जो विदेशों से लोग आकर हमारे देश में कब्जा करके बैठ गए और सारे संपत्ति लूट कर अपने देश ले गए। लिखा है कि वामपंथी और दक्षिणापंथ में क्या अंतर है। देखिएगा क्या लिखा है कि वामपंथी और दक्षिणापंथ में क्या अंतर है। वामपंथी किसे कहते हैं और दक्षिणापंथ किसे कहते हैं। यह एक ऐसी, ठीक है, ये क्या होगा, कह रहा है कि वामपंथी किसे कहते हैं, यह एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सरकार के द्वारा एक नीति बनाया जाता है। ये कैसे, ये एक ऐसे एक प्रकार का विचारधारा होता है जिसमें सरकार के द्वारा क्या बनाया जाता है, नीति बनाया जाता है, जिसमें गरीब, दलित, पिछड़ा, दबा कुचला लोगों को सहायता किया जाता है, जिसमें वामपंथी कहते हैं। यह पूंजीवाद का विरोधी होता है। देखिए वामपंथी किसे कहते हैं। वामपंथी एक ऐसे प्रकार का विचारधारा होता है कि जिसमें सरकार के द्वारा, सरकार खुद नीति बनाएगा, यानी सरकार अपना खुद का शासन बनाएगा, अपना खुद का कानून बनाएगा, जिसमें गरीबों के लिए, दलित के लिए, पिछड़ा के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए सहायता किया जाएगा। उसे क्या कहता है, वामपंथी कहते हैं। यह पूंजीवादी का विरोधी होता है। पूंजी मतलब जिसके पास अर्थ ज्यादा हो, जिसके पास पैसे ज्यादा हो, उन लोगों को विरोध करता है कि समाज में पूंजीवादियों का प्रभाव ज्यादा ना बढ़े और गरीबों का, दलितों का, पिछड़ा का, दबे कुचला का, इन लोगों का भला हो सके। दक्षिणापंथ क्या कहता है, दक्षिणापंथ कहता है कि यह एक ऐसा विचारधारा है, दक्षिणापंथ क्या कहता है कि यह एक ऐसा विचारधारा होती है जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता, इसमें खुली प्रतियोगिता होती है, यह पूंजीवादी का समर्थक होता है। दक्षिणापंथ ठीक थोड़ा सा इससे उल्टा है। दक्षिणापंथ क्या कहते हैं, ये एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें सरकार अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता है। बड़े बड़े ऐसे भी धनी प्रकार के लोग हैं जिसमें सरकार अपना हस्तक्षेप नहीं कर पाता है, उन लोगों के इनकम में, उन लोगों के इनकम ऑफ सोर्स में कोई सरकार हस्तक्षेप नहीं कर पाता है कि कैसे इनकम करा। हाँ, लेकिन इनकम लीगल होना चाहिए, इलीगल इनकम नहीं होना चाहिए। ठीक है, व्हाइट मनी का इनकम होना चाहिए। अर्थव्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता, इसे खुली प्रतियोगिता होती है, यह पूंजीवाद का समर्थन होता है। ये क्या चीज का होता है, ये पूंजीवाद का समर्थक होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणापंथ हम लोग इसको कहते हैं। पेज नंबर 6 खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग पेज नंबर 7 में। अब पेज नंबर 7 में आज हम लोग देखेंगे रूसी क्रांति, रूस की क्रांति के बारे में, कि रूस में कैसे कैसे क्रांति हुआ। देखिए रूस की क्रांति के बारे में लिखा है कि रूस में मुख्य रूप से 2 क्रांति हुई। रूस में मुख्य रूप से कितनी क्रांति हुई, रूस में मुख्य रूप से 2 क्रांति हुई। 1905 ईस्वी क्रांति जो रोमनो राजवंश का है, और 1917 ईस्वी क्रांति, ठीक है, फरवरी क्रांति, जारशाही समाप्त हुआ, अक्टूबर क्रांति जिसमें लेनिन ने यह क्रांति किया। तो रूस की क्रांति कितने रूप में हुए, रूस की क्रांति के मुख्यतः 2 भाग है। रूस में मुख्य रूप से 2 क्रांति हुए। रूस में मुख्य रूप से कितने क्रांति हुए, रूस में मुख्य रूप से 2 क्रांति हुए। पहला क्रांति कब हुआ, 1905 ईस्वी क्रांति, कहां पर हुआ, रोमनो राजवंश, 1917 ईस्वी क्रांति हुआ। ठीक है, अच्छा इसमें क्या हुआ, फरवरी क्रांति और जारशाही समाप्त हुआ। जारशाही कौन थे, एक राजा थे और राजा का शासन पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। अक्टूबर क्रांति, लेनिन ने यह क्रांति किया था। ठीक है, आइए, बहुत मार्मिक कहानी है और इन कहानी को एक एक करके हम लोग जान लेते हैं। यहाँ शुरू करते हैं खूनी रविवार। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खूनी रविवार, ये पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा, खूनी रविवार कई बार एग्जाम में पूछा गया, मे बी इस बार भी पूछा जाए, हो सकता है कि इस बार भी पूछा जाए। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, खूनी रविवार क्या है, बढ़िया से पढ़ के जाइएगा। अब पूरा का पूरा 5 नंबर लिख दीजिएगा, 2 नंबर 5 नंबर जितना भी आए उस हिसाब से इसको लिखिएगा। ये खूनी रविवार से आप क्या समझते हैं। 9 जनवरी 1905 ईस्वी को जार सत्ता को मिटाने के लगभग 1 लाख मजदूर आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के
सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, जा रहे थे। ठीक है, तो क्या लगा हुआ है कि ये कहानी कब की है? एक राजा थे जिनका नाम था जार, और जार जो राजा जब बने, जार जब रूस के जब राजा बने, ठीक है, रूस में जब जार साहब जब राजा बने, तो वो गरीबी के ऊपर, मजदूरी के ऊपर इतना अत्याचार करने लगे कि उनके अत्याचार से तंग आकर लोग मानसिकता से प्रताड़न होकर राजा के विरोध में लड़ाई करने के लिए दौड़ पड़े, और राजा के खिलाफ उन लोगों ने क्या किया, एक बहुत बड़ा क्रांति चलाए कि राजा को कैसे भी मार के पीट के जैसे भी करके राजा को यहाँ से हटाया जाए, नहीं तो हम लोग गरीब से और गरीब हो जाएंगे और हम लोग को पूरा परिवार समाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। तो क्या लिखा है कि 9 जनवरी 1905 को जार सत्ता को मिटाने के लगभग 1 लाख मजदूर, सोचिए कितना भारी संख्या में, कितना भारी संख्या में 1 लाख मजदूर बहुत ज्यादा होता है भाई। एक बार में 1 लाख लोग निकले, और 1 लाख लोग निकल के कहाँ घुस गए, जार के महल में जाके घुस गए, आपस में मिलकर रोटी दो का नारा लगाते हुए जार के सेंट पीटर्सबर्ग महल की ओर जा रहे थे, जिसकी सूचना मिलते ही राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। ठीक है, अब उस समय जार जो राजा थे वो महल के अंदर बैठे हुए थे, और उनको जैसे ही सूचना मिला कि 1 लाख के भारी संख्या में लोग महल के अंदर घुसे जा रहे हैं और घुसते आ रहे हैं, ताकि राजा को कैसे भी करके यहाँ से हटाया जाए और एक अच्छा शासन देश में लाया जाए। जैसे ही राजा को ये बात पता चला, उन्होंने क्या किया, सैनिकों का आदेश दिया, और निहत्थे लोगों पर, लोग तो ऐसे दौड़ के आ रहे थे ना, लोगों के पास कोई बंदूक उंदूक गोलीबारी चाकू तलवार थोड़े था, वो लोग दौड़ के आ रहे थे ऐसे ही राजा के विरोध में लड़ने के लिए। उन्होंने क्या किया, सेना को आदेश दिया, और सेना का आदेश देने के बाद जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों को मौत हो गई, बहुत हजारों हजार लोगों की संख्या में लोगों को मौत है। ऐसा माना जाता है कि उस समय लगभग मानिए ना कि 10,000 की संख्या में लोग उस समय मारे गए थे, या हो सकता है उससे भी अधिक, सरकारी रिकॉर्ड में तो 10,000 दिखाया जाता है, उससे भी अधिक लोग उस समय मारे गए होंगे। सोचिए, तो कब तब भी कम हुआ, उतना सारा मौत हुआ था, उतने सारे इंसानों का लाश, सोचिए, इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए, उतने सारे इंसानों का लाश, बच्चे बूढ़े, ठीक है ना, महिलाएं, सारा एकदम भूखे प्यासे इसी तरह कोई दौड़ के भाग रहा था, त्राईमाम था चारों तरफ लोगों की लाश पूरा बिछा हुआ था, जिससे हजारों हजार की संख्या में लोगों को मौत होगी। और यह घटना दिन रविवार को घटा था। कब घटा था? जिस दिन ये घटना हुई थी वो दिन कौन सा था? रविवार था। इसीलिए बहुत सारे लोग, हजारों हजार की संख्या में जब लोग मर गए तो उन्हीं का नाम क्या दिया? खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है, जिससे कारण इसे खूनी रविवार कहा जाता है। इसे लाल रविवार भी कहा जाता है। याद रखिएगा, या तो आपको पूछेगा एग्जाम में खूनी रविवार और नहीं तो पूछेगा लाल रविवार, दोनों का आंसर सेम होगा। यह आंदोलन खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। बहुत वीवीआई है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, रूस की क्रांति 1917 के मुख्य कारण को लिखिए। रूस की क्रांति जब हुई तो क्या क्या कारण थे? रूस की क्रांति जब हुई तो क्या क्या कारण थे कि रूस की क्रांति के मुख्य कारण निम्नलिखित थे। राजनीतिक कारण, जार का निरंकुश शासन। किसका? जार का। राजा साहब कौन थे? उनका नाम था जार निकोलस। ठीक है, जार निकोलस उनका नाम था। जार साहब जो थे, जार साहब के अत्याचारी से रूस की क्रांति का शुरू हुआ था। सबसे पहला कारण क्या था? राजनीतिक कारण। लिखा है रूस की क्रांति का यह सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि जिसमें रोमनोव राजवंश का, किस राजवंश का? रोमनोव राजवंश का जार अपनी इच्छा के अनुसार काम करता था। राजा साहब ऐसे थे ना, जो मन में वही कर दिए। जनता दुख से मरे, कुछ भी से मरे, खाए पिए ना खाए, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनका मानना था कि जनता कैसी भी रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, मेरा एक ही काम है कि हम जनता को देखभाल नहीं करेंगे। तो उनके अनुसार काम करता, जो मन में वही करता था। यह एक अयोग्य शासक था, उनमें कोई भी योग्य नहीं था, योग्य शासक नहीं थे। उनके मन में कोई भी समाज के लिए कोई भी अच्छी विचारधारा नहीं थी, जिसे जनता की सुख दुख का कोई चिंता न थी। वह अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। सोचिए, जार साहब इतने महान थे कि वह खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। रूसीकरण की नीति, क्या जी? रूसीकरण की थी। रूस में अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती थी। रूस में क्या पाई जाती थी? रूस में अनेक प्रकार की जातियां पाई जाती थी, जैसे यहूदी, जर्मन, फिन, पोल, सलाव इत्यादि। हमारे देश में भी, भारत में भी बहुत सारे प्रकार के जाति पाए थे। उसी तरह रूस में भी बहुत सारे प्रकार के जाति पाए जाते हैं। ये लोग अलग अलग भाषा बोलते थे एवं इनका रस्म रिवाज भी अलग अलग था। इन सभी जातियों पर शासक ने अत्याचार किया। इन सभी जातियों पर क्या किया? इन सभी जातियों पर शासक ने अत्याचार किया और जार निकोलस द्वितीय द्वारा जारी
रूसीकरण की नीति से काफी परेशान था। कहा कि एक जार एक भाषा एक रूस, ठीक है, एक जार एक भाषा एक रूस का जब उन्होंने स्लोगन दिया तो लोग क्या किए और भड़क गए, क्योंकि अलग अलग प्रकार के लोग थे, उनका विचार भी अलग अलग था। तो उन्होंने जब बोला कि एक जार मतलब एक राजा, एक भाषा, एक ही भाषा चलेगा, और एक रूस, एवं धार्मिक नीति को अपनाओ जिसका विरोध जनता ने किया। वो चाहते थे कि हर सभी अलग अलग जाति धर्म के लोग एक ही धर्म पर रहे और एक ही धर्म को माने, और जार जो बोले, जार राजा जो बोले उसी के अनुसार सारे लोग काम करें। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं है। इसलिए क्या हुआ, लोग भड़क गए और राजनीतिक कारण स्टार्ट हुआ और रूस की क्रांति भी शुरू हुआ। चलिए नहीं, यहाँ पर राजनीतिक दलों का उदय, किसका उदय? राजनीतिक दलों का उदय। राजनीतिक दलों का भी उदय हुआ। 1883 में एक पार्टी बनी जिसका नाम था रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ठीक है। राजनीतिक दलों का भी उदय हुआ। कहां पर? रूस में राजनीतिक दलों का भी उदय हुआ, और उस पार्टी का नाम 1883 में स्टार्ट हुआ, और उस पार्टी का नाम क्या रखा गया? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। क्या नाम रखा गया? रूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, उसका नाम रखा है। इसमें बहुत सारे वैसे लोग जुड़ गए थे जो जार के खिलाफ लड़ाई झगड़ा करना चाहते थे, और जार को हटाना भी जरूरी था। अगर नहीं हटाए जाते तो पता नहीं रूस को और भी ज्यादा बर्बाद कर देते। लेकिन बाद में 1903 में कुछ दिनों के बाद यह पार्टी टूट गई थी और दो हिस्सों में बट गया, जिससे पहला मेंशेविकों की पार्टी, अमीरों की पार्टी, और दूसरा था बोल्शेविकों की पार्टी, गरीबों की पार्टी कहलाया, ठीक है। और ये टूटने के बाद लोग क्या हो गए? और भी कमजोर हो गए। लिखा है कि 4 नंबर में नागरिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता का अभाव एवं रूस की प्रतिष्ठा में कमी, 1905 क्रांति का असर ये हुआ। तो क्या कर रहे हैं? राजनीतिक दलों का उदय हुआ, लेकिन राजनीतिक दल जब बने 1883 में, जब राजनीतिक दल बने तो वो राजनीतिक दल भी कुछ दिनों के बाद दो हिस्सों में टूट गया। एक अमीरों की पार्टी बन गई और एक गरीबों की पार्टी भी वहां पर बन गई। चलिए, तो आज हम लोगों ने पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 कंप्लीट कर चुके हैं, और इसके बाद बचा हुआ पेज नंबर 8 और आगे 10 तक पेज है इसका। इसके बाद हम लोग का स्टार्ट होगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। तो इस पेज को हम लोग अब अगले क्लास में देखेंगे। आज का क्लास हम लोग यहीं तक रख लेते हैं। थैंक यू सो मच। यदि मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों के बीच में ये सारे क्लास शेयर करें। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप लोगों का नंबर अच्छा है 10th में। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िए। राहुल सर के क्लास यदि अच्छा लगा हो तो आप लोग कृपा करके बेतिया में ये कोचिंग है, आप लोग आइए मेरे क्लास को ज्वाइन कीजिए। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे क्लास में गरीब लोगों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। जितने भी गरीब बच्चे हैं, पैसों के लिए उनका पढ़ाई ना छूटे, इसलिए आप लोग राहुल सर से कांटेक्ट कीजिए। आप लोग को एकदम मिनिमम फीस में, जितना आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है, उतना ही फीस में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। एकदम कम फीस में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आप लोग कृपया मेरे पास आइए, और जितने भी गरीब बच्चे हैं वो पैसों के लिए पढ़ाई बर्बाद नहीं होना चाहिए। आप लोग आइए और मेरे पास क्लास ज्वाइन कीजिए। आप लोग कम से कम पैसा में अच्छी शिक्षा दिया जाएगा, ताकि आप लोग भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कीजिए। थैंक यू सो मच, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। बाय।